सबसे ज्यादा गंदी है यमुना, प्रधानमंत्री रहता है सबसे ज्यादा गंदी है यमुना। तो इसका मतलब जो पॉल्यूशन है वो आज हमारे विकास का सबसे बड़ा इंडिकेटर है। जिस शहर में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन है वो शहर सबसे बड़ा है, वो सबसे बड़े लोगों का शहर है, वो शिक्षित लोगों का शहर है। तो ज्ञान जी, ये नेताओं की बात नहीं है मिस्टर कटवालिया, ये तुम्हें ये दर्द समझ में आएगा जिस दिन तुम समझोगे। और जिंदगी में तुम इंजीनियरिंग किया, तुमने एक नदी को जिंदा नहीं किया, मैं 7 नदियों को जिंदा करके बोल रहा हूं, इसलिए नेता मत कह देना आज से बाद में। मिस्टर कटवालिया, होश में रहो, मैं जो बोल रहा हूं होश की बात बोल रहा हूं और करने की बात बोल रहा हूं। यू अंडरस्टैंड? इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि यदि आप अपने को बड़ा कहना चाहते हैं तो पहले इस बात से शुरू करें कि हम अपनी जिंदगी के प्रदूषण से नदियों को प्रदूषित नहीं करेंगे। तब आपकी इंजीनियरिंग और तकनीक, हम मान सकते हैं कि हमारे जिंदगी को, हमारे कॉमन फ्यूचर को ठीक कर सकती हैं। मेरे गांव के लोगों ने 8,600 वर्ग किलोमीटर जमीन पर, जिसमें से 1,200 गांव उजड़े थे, वो तुम्हारी बिना टेक्नोलॉजी के, बिना इंजीनियरिंग के आज जाके बस गए। तुमसे एक पैसा नहीं लिया, इस देश की सरकार से एक पैसा नहीं लिया। तो वो विजडम कैसे हम रिहेबिलिट, उस विजडम को हम कैसे रेस्पेक्ट दे सकते हैं? यदि हम उस विजडम को रेस्पेक्ट दे सकते हैं तो नेचर और डेवलपमेंट के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है वो तुम्हारी एजुकेशन करती है। तुम जो पढ़ना लिखना जानते हो, उस पढ़ाई लिखाई में तुम कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हो। जिस दिन तुम इन कॉन्फ्लिक्ट को भूल दोगे अपनी जिंदगी में, और ये सीख लोगे कि हम नेचर से कितना लेते हैं, अपने जीते जी उतना नेचर को देके जाएंगे। जिस दिन हमारे मन में नेचर की रेस्पेक्ट आ जाएगी, उस दिन समझ में आएगा कि ये नेता बोल रहा है कि करने वाला बोल रहा है। जब तक तुम्हें नेता ही लगेगा। इसलिए मैं इतना कहना चाहता हूं कि यदि हम सचमुच नेचर और डेवलपमेंट के रिश्तों को जोड़ना चाहते हैं तो इस नेचर के साथ लेने और देने के रिश्तों को करें। मैं उस शहर से, उस जगह से आता हूं जो दिल्ली शहर को अब पानी देता है। मेरी 7 नदियां इटावा के पास पच नदा में, चंबल में मिलने के बाद यमुना को पानी देती हैं। सब सरफेस के फ्लो और सरफेस के फ्लो हमने 11,000 छोटे छोटे बांध, जोहड़ बना के बढ़ाए हैं, और हम उसमें से मुश्किल 60% पानी उपयोग करते हैं। 40% पानी हम जो सब सरफेस का फ्लो है नीचे की तरफ गंगा को यमुना को देते हैं, चंबल को देते हैं। इसलिए हमने गंगा को जिंदा करने में हमारा पिछले 30 साल का योगदान है। हम गंगा के 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर में से 8,600 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर जो भी बारिश होती है, उस बारिश का 40% पानी बाणगंगा, चंबल, और चंबल में से यमुना और यमुना में से गंगा को देते हैं। इसलिए यदि इस देश के डेवलपमेंट प्लान ऐसे होंगे तो नेचर के बीच के झगड़े रुक जाएंगे और हमारी गंगा की हेल्थ और इस कंट्री की इकोनॉमी दोनों रिवाइव हो जाएगी। हेल्थ को ठीक करना है और इकोनॉमी को ठीक करना है तो हमें अपनी गंगा बेसिन की जो 43% इस देश का भूभाग है उसको रिजुनेट करना पड़ेगा। और ये केवल एक चीज से हो सकता है, वो है भारतीय आस्था और प्रकृति की रक्षा का प्रेम। भारतीय आस्था और प्रकृति रक्षा को यदि हम पुनर्जीवित करेंगे, प्रकृति के प्रेम को पुनर्जीवित करेंगे, तो हो सकता है नदियां दोबारा जिंदा हो जाए। नहीं तो बस ये टेक्नोलॉजी को बेचने का खेल, ये टेक्नोलॉजी का बाजार, ये इंजीनियरिंग का बाजार ही बढ़ने वाला है और हम एक के बाद एक फैशनेबल टेक्नोलॉजी के बाजार खड़े करते रहेंगे। इसलिए मैं अंत में बस इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारा विकास और प्रकृति का कोई झगड़ा नहीं है। ये विकास और प्रकृति का झगड़ा ये तुम्हारी टेक्नोलॉजी और तुम्हारी इंजीनियरिंग और तुम्हारा बाजार पैदा कर रहा है। राजेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक ग्रास रूट्स इनिशिएटिव जो आपका था उसको हाईलाइट किया और जो लार्जर इश्यू है
of technology versus nature, उसमें भी आपने, I think IIT is organizing this conference, तो आपने एक ठोस मुद्दा उठाया है कि technology nature को help कर रही है या clash कर रही है. I think this is again it will be an interesting discussion point. I'd like to now call Dr. P.K. Jain from Mainhart Technologies. Sir, if you can tell us a little bit about what you do, how is it linked to the Ganga? And I just have two requests for all the panelists. One is that you all have a time of 5 to 6 minutes to speak. And if you can de-jargonize a little bit some of what you will talk about, because then we can all understand. That will be nice. And if you can give us concrete examples of how that will help the Ganga. Thank you, Bahar. I'm P.K. Jain, Technical Advisor, Mainhart Singapore Private Limited, India branch. And we are deeply involved in planning sewerage systems for number of capital cities of the country, so also stormwater drainage and lake conservation in Raipur, the capital of Chhattisgarh. When we are talking of management of Ganga in particular, and in general all the water bodies, I recollect there is part of the speech which was printed by the Ministry of Environment and Forest on the brochure of the Ganga Action Plan, which I like to read for the benefit of the present people here. Prime Minister Rajiv Gandhi on 14th of June 1985, while launching the Ganga Action Plan at Varanasi, stated, I quote, "The Ganga Action Plan is not just a government plan. It has not been prepared for the PWD or government officials alone. It is a plan for all the people of India, one in which they can come forward and participate. It is up to us to clean the whole Ganga and refrain from polluting it. The program, starting at Varanasi here today, will reach out to every corner of our land and to all our rivers. In the years to come, not only the Ganga, but all our rivers will be clean and pure as they were thousands of years ago," unquote. Subsequent to this declaration, the matter was considered by the Planning Commission to lay the objectives of the Ganga Action Plan, which desired restoring the river water quality to the bathing class standard, which is containing biochemical oxygen demand not more than 3 milligrams per liter, dissolved oxygen targeted at 5 milligrams per liter, total coliform not more than 10,000 per 100 milliliter, and fecal coliforms maximum of 2,500 per 100 milliliter. What went wrong with the Ganga Action Plan needs to be pondered over. Did we achieve, after Ganga Action Plan 1 and 2, and Yamuna Action Plan 1, 2, and now in the phase 3, what was the objective set down 25 years ago? The answer comes in the negative. Why? One of the reasons I attribute is our perception what required a modified thinking. When the government gives guidelines for treatment of wastewater in the sewage treatment plants, saying 30 BOD and suspended solids 50 milligram per liter, the Bureau of Standards says 30 milligram BOD, 30 milligram per liter of suspended solids, and the National Ganga River Basin Authority guidelines state that the legal standards for treatment of wastewater are 30, 50, then if that treated water is put back into the river, can that water ever be of bathing class? Unless the river is having sufficient water to dilute, this is next to impossible.
Even the Supreme Court of India desired, in the case of Delhi, that there should be minimum of 350 cusecs of virgin flow of river Yamuna round the year. Where does it come from? Yamuna doesn't get water perennially. It is all diverted at Hathni Kund now, earlier Tarjewala Barrage. So whatever water we get is either the regenerated water of the underground, as Dr. Rajendra Singh mentioned, or the wastewater discharged by the upstream cities, including industries of Panipat and Sonipat. And when it comes to Delhi, because we did not have enough water in Delhi, so the Wazirabad Barrage was constructed, and down below, when powerhouse was not getting water, a barrage at ITO was constructed. Then came the situation that there was Gurgaon Canal and Agra Canal, they were not getting sufficient water. So a barrage came by the name Kalindi Barrage at Okhla. With the result, between Wazirabad Barrage and Okhla Barrage, Yamuna is impounded, is bonded. It only receives treated, partially untreated, and totally untreated sewage effluents. 40% of Delhi city doesn't have sewerage system. So raw sewage is bound to come. Our method of estimation of wastewater says 80% of water supplied. I had the opportunity to make a study for Delhi, pollution control, and we found that apart from the planned water supply, there was so much of abstraction of groundwater that the wastewater was equal to the planned water supply of 600 mgd in 1999. They said the sewage generation is 480 because 80% of 600. So we did not account for 120 mgd of wastewater generation itself. Fortunately, the Parliament appreciated, Ministry appreciated of it, and in the subsequent Parliament questions, it was responded that Delhi generates 600 mgd of wastewater. Even now, Delhi doesn't have sufficient capacity to treat 600 mgd of wastewater, although its water supply has been stepped up to around 900 million gallons a day. Therefore, the health of the river continues to be absolutely sick. It is sewage, and what the previous speakers have said, the river has become an open drain. That situation is at Kanpur, is at Allahabad, is at Patna, where I had the opportunity to see the river, or in other parts of the country, wherever I had the chance to go, whether it is north or south. Right into the city of Chennai, you could see Adyar River, all nothing but open sewer, or the Kum there. So we continue to pollute the rivers because there is urbanization, there is industrialization. I think last week only the TV showed an absolute horrible story of Ramganga pollution, where there was so much of discharge of wastewater into the river that it was unfit either for agriculture or for any other use, and it was detrimental to the human health. So what are the solutions which you think? Therefore, what do we do? Yeah. If we are providing planned sewerage systems, as per the JNNURM guidelines for 65 cities, all capital cities of the country, all heritage cities of the country, and a number of cities as suggested by the state governments. But if we are treating wastewater to 30-50 standards and then discharging that water into the river will never be pure. We are the polluters, we are the producers of pollution, and the only way to control it is treat it and then only discharge it to the river if it is so fit for at least bathing standards. If it is not very difficult, then at least it should be treated to tertiary standard of treatment. BOD 10 milligrams per liter, suspended solids 10 milligrams per liter. And then we can